हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में। ये जो सल्फोनामाइड्स का टॉपिक है ये कीमोथेरेपी के अंदर आता है। अब हमें पता होना चाहिए कीमोथेरेपी होता है क्या है। एक हम सिंपल से डेफिनेशन बता देते हैं। कीमो मीन्स होता है केमिकल, और केमिकल से यहाँ मतलब है ड्रग्स, और थेरेपी मीन्स उसको ट्रीट करना। मतलब हम क्या करेंगे, ड्रग्स को हम ड्रग यूज़ करके हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे या स्टॉप करेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या हम कैंसर सेल्स को ट्रीट करेंगे, ठीक है, हम या वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगे। तो ये किसके अंदर आता है, हमारा कीमोथेरेपी के अंदर आता है। तो कीमोथेरेपी के अंदर हमारा क्या आता है, सल्फोनामाइड्स का एक टॉपिक है। सल्फोनामाइड्स हम यूज़ करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, सल्फोनामाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या, वो जो सल्फोनामाइड्स होता है वो फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट था। इसको हम यूज़ करते थे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर, मैन में जो होता था। और ये डेरिवेटिव किसका है, सल्फा एनिल अमाइड का। ये आपको याद रखना है, किसका डेरिवेटिव है, सल्फा एनिल अमाइड्स का, जिसका दूसरा नाम है हमारा पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, पैरा पोजीशन पे क्या है हमारा अमाइनो, पैरा पोजीशन पे हमारा क्या है अमाइनो, बेंजीन है, फिर क्या हमारा सल्फोनामाइड, मतलब सल्फर ग्रुप है और अमाइड ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा सिंथेटिक कंपाउंड होता है। इतना समझ आ गया कि सल्फोनामाइड्स हमारा कीमोथेरेपी के अंदर आता है और ये यूज़ करते हैं हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। और इसका डेरिवेटिव है ये पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। सल्फोनामाइड्स के क्लासिफिकेशन बी फार्म में या डी फार्म में हर जगह ये पूछे जाते हैं। तो सल्फोनामाइड्स के क्लासिफिकेशन में आता है हमारा सबसे पहले सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट। मतलब क्या है कि जो सिस्टमिक में, मतलब हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में जाके जो ट्रीट कर रहे हैं इन्फेक्शन को, वो वाले ड्रग्स। फिर आता है लोकल एक्टिंग एजेंट, मतलब जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स को वहीं पे जाके वो ट्रीट करेगा इन्फेक्शंस को। और अदर्स, या तो ये लोकली जाके एक्ट करे, यानी या तो वो ब्लड में जाके एक्ट करे, या तो वो लोकली एक्ट करे। तो ये दोनों किस में आ जाते हैं, अदर्स में आ जाते हैं। अब जो सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट्स होते हैं उसमें भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन। मतलब कितने टाइम में वो अपना काम दिखाते हैं। तो एक होता है हमारा शॉर्ट एक्टिंग, सेकंड हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग, थर्ड हमारा लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारा आता है सल्फाडायाजीन, जिसका कितना ड्यूरेशन होता है, 4 to 8 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। फिर आता है हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारा कितना होता है, क्या होता है, सल्फामिथाक्सोल्स। इसका कितना ड्यूरेशन होता है, 8 to 12 आवर्स का होता है। लॉन्ग एक्टिंग में आता है हमारा सल्फाडॉक्सिन, जिसका 7 डेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लोकल एक्टिंग। अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं हमारे ड्रग्स सल्फा एसिड अमाइड, सिल्वर सल्फाडायाजीन एंड मिफेनाइड, ठीक है। अदर्स में आता है हमारा सल्फासलाजीन, जो दोनों पे एक्ट करते हैं, जो मैंने बता दिया था, बोथ लोकली और सिस्टमिकली दोनों पे ये एक्ट करते हैं। इतना समझ आ गया कि सल्फोनामाइड्स की हमने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस, कहाँ पे वो एक्शंस कर रहे हैं। एक तो ब्लड में जाके, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक, लोकल जो मतलब जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे जाके एक्ट कर रहे हैं, अदर्स जो दोनों पे एक्ट करेगा उस सारे ड्रग्स को, ठीक है। इसके ड्रग्स को आपको याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि मेन्स ड्रग हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सल्फोनामाइड्स की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन मतलब कैसे हमारा सल्फोनामाइड्स काम करता है। तो हमें पता है कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो पाबा होता है वो क्या बनाता है, फॉलिक एसिड बनाता है, ठीक है। अगर फॉलिक एसिड बन रहा है तो एट द लास्ट वो क्या हेल्प करेगा, सेल वॉल बनाने में हेल्प करेगा बैक्टीरिया के, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को हेल्प करता है, यानी कि सेल वॉल बनाएगा, सेल वॉल करेगा तो रेप्लिकेशंस होगी, बैक्टीरिया की रेप्लिकेशंस होगी तो क्या होगी, ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की, ठीक है। लेकिन जो सल्फोनामाइड्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर किसके जैसा होता है, पाबा की तरह होता है, ठीक है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसका, सल्फोनामाइड्स का। तो क्या होता है, जो सल्फोनामाइड्स क्या करता है, कॉम्पिटिटिवली क्या करता है, इनहिबिट करता है पाबा को, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा पाबा को। जब ये इनहिबिट कर देगा तो हमारा फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारा क्या नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो सल्फोनामाइड्स होता है वो क्या करता है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है पाबा को, जिसकी वजह से क्या इनहिबिट होता है, फोलेट सिंथेसिस एंजाइम को इनहिबिट करता है,
और वो क्या करता है, फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ग्रोथ को इनहिबिट करने को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। इतना समझ आ गया। तो मेन आपको मैकेनिज्म में आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो बैक्टीरिया क्या करता है, फॉलिक एसिड को कैसे बनाता है, थ्रू द पाबा। पाबा क्या होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब हमने जब इसको ड्रग दिया, किसी भी हम होस्ट को या ह्यूमंस को जब हम ड्रग देते हैं, तो सल्फोनामाइड्स क्या करता है, कॉम्पिटिटली किसको बाइंड करता है, जाके हमारा फोलेट सिंथेसिस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता। एट द लास्ट बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि सल्फोनामाइड्स का स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, सिमिलर पाबा की तरह होता है, ठीक है। अब इसके बाद से ये है कि जो सल्फोनामाइड्स होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता जहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है। पस जहाँ पे बन जाता है इन्फेक्शन के टाइम में, वहाँ पे सल्फोनामाइड्स को यूज़ नहीं किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि उसमें क्या ज़्यादा होता है, पाबा बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें पता है कि पाबा अगर ज़्यादा होगा तो क्या बनाएगा, एट द लास्ट फॉलिक एसिड का सिंथेसिस तो करेगा ही। फॉलिक एसिड का सिंथेसिस करेगा तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी होगी, इसलिए हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ नहीं करते जब वहाँ पे पाबा मतलब पस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद से ये बोला गया है कि हम जब सल्फोनामाइड्स दे रहे थे तो ये बस क्यों बैक्टीरिया के सेल्स को किल कर रहा है, क्यों नहीं हमारे सेल्स को किल कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम क्या करते हैं, जो ये फॉलिक एसिड बन रहा है, ये फॉलिक एसिड किसके बॉडी में प्रेजेंट होता है, पहले ये बैक्टीरिया के बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है। लेकिन वही अगर हम मैमल की बात करें यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर, हम फॉलिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, हम इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करवाते हैं, यानी हम अपने खाने के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉलिक एसिड का यूटिलाइज़ करवाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेबेलियन सेल्स डू नॉट सिंथेसिस द फॉलिक एसिड, मतलब वो अपने आप से खुद नहीं बनाती फॉलिक एसिड, लेकिन ये यूटिलाइज़ करते हैं फॉलिक एसिड प्रेजेंट इन द डाइट। इसीलिए हमारा जो सल्फोनामाइड्स है उससे हम क्या होते हैं, अनअफेक्टेड होते हैं, मतलब उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होता, हमारे पाबा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेम वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, ये फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनता, और ये क्या नहीं बना पाता, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। एट द लास्ट फॉलिक एसिड नहीं बनेगा और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। इतना समझ आएगा। यहाँ पे बता दें कि सल्फोनामाइड्स किसको इनहिबिट कर रहा है, फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ऑफ सल्फोनामाइड्स। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि जैसे हम मान लो सल्फोनामाइड्स हम दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, देते जा रहे हैं, एक तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो उस दवाई से क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम सल्फोनामाइड्स देंगे, यानी कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पाएगा अगर हम सल्फोनामाइड्स देते रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये है क्यों बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है सल्फोनामाइड्स का, रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो क्या होता है, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ फोलेट सिंथेसिस फॉर द ड्रग, मतलब कि जो यहाँ पे फोलेट सिंथेसिस पे जाके सल्फोनामाइड्स बाइंड कर रहा था, तो यहाँ पे क्या करता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि बैक्टीरिया डिक्रीज़ कर देता है इसका बाइंड होना या इनहिबिट करना फोलेट सिंथेसिस को, इसीलिए क्या करता है, ये अपनी ग्रोथ में हेल्प कर पाता है। फिर सेकंड है हमारा इफ्लक्स ऑफ अ ड्रग बाय द बैक्टीरिया, मतलब हमने अगर सल्फोनामाइड्स किसी पेशेंट को दिया तो वो क्या करेगा, इफ्लक्स करवाएगा, मतलब ड्रग का बाहर भेज देगा, उसकी बॉडी से थ्रू एक्सक्रीमिनेट कर देगा, ठीक है। फिर थर्ड ये है कि डेवलप करेगा ये ऑल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब कि क्या करेगा, ये दूसरा पाथवे यूज़ कर लेगा, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म कर पाएगा, फोलेट सिंथेसिस का मतलब फॉलिक एसिड बना पाएगा, ठीक है। तो ये तीन रीज़न है जिसकी वजह से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है। फिर हमारा है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, हम किसका पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ADME प्रोसेस। और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि डेफिनेशन अगर सिंपल बताऊं तो इसका मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, उसमें क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हम ये तीनों लाइन से पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। तो ये क्या होता है, सिस्टमिक एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होता है, ये वेल एब्जॉर्ब होता है, हमारे गट के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो गया। फिर जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ये ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो रहा होगा, तो ब्लड में किससे बाइंड करेगा, ये प्लाज्मा प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा, मेनली एल्बुमिन के साथ बाइंड करता है।
फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे हर एक टिश्यू पार्ट्स में, और इंक्लूडिंग कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF में जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये क्या करता है, क्रॉस करता है प्लेसेंटल बैरियर को, जिसकी वजह से ये फैटल के पास भी चले जाता है, फीटल जो मतलब बेबी के पास भी सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। मेटाबोलाइज्ड होता है ये एसिटाइलेशन के प्रोसेस से, और ये एक्सक्रीट होगा हमारा थ्रू द यूरिन। ठीक है, और इसमें पार्शली अनचेंज फॉर्म में ये क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, इसका एडवर्स इफेक्ट जो हमारे मेन पूछा जाता है एग्जाम्स में 5 नंबर में या 2 नंबर 3 नंबर में, किसी में पूछा जाएगा कि सल्फोनामाइड्स का एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है। तो हमें पता है कि जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, एसिटाइलेशन के थ्रू हो रहा था। तो जो भी एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट है हमारा वो पुअरली एब्जॉर्ब होता है यूरिन के अंदर जाके। ठीक है, इतना समझ आ गया कि ये याद रखना है कि जो एसिटाइलेशन प्रोडक्ट होता है वो पुअरली एब्जॉर्ब होता है हमारे यूरिन में, जिसकी वजह से ये क्या फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टल यूरिया का फॉर्मेशन करता है, हिमेटोयूरिया, और थर्ड क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन टू अ यूरिनरी ट्रैक्ट। मतलब ये क्या कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स, मतलब क्रिस्टल यूरिया का मतलब क्या होता है, ये क्रिस्टल्स आ जाते हैं हमारे यूरिन के अंदर। हिमेटोयूरिया में क्या होता है, यूरिन के अंदर क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। और ऑब्स्ट्रक्शन टू अ यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था वो कम होने लग जाएगा, यानी वो उसको इनिबिट करेगा या ब्लॉक करेगा। इतना समझ आ गया। सेकंड आता है हमारा, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम का मतलब ये है, ये एक ऐसा टाइप का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी एलर्जिक कॉज, मतलब हमारे रैशेज और ये सब होने लग जाते हैं। ये क्यों होता है, हम ऐसा मेडिसिन खा लेते हैं जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गया, ये अगर हम ज़्यादा डोज में खा लेते हैं तो ये क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, थर्ड है हमारा, इन पेशेंट विद 6-GPD डेफिशिएंसी। ये आप ये जो एडवर्स इफेक्ट है ना, ये वाला, ये आप बहुत सारे जो एंटीबायोटिक है उनमें एडवर्स इफेक्ट्स ये मिलेगा। 6-GPD ग्लूकोज 6 फॉस्फोडाइएस्टरेज डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो हिमेटोलाइटिक एनीमिया है, यानी हमें क्या कॉज करता है, एनीमिया कॉज करता है। ये क्या करता है कि जो RBC की शेप्स होती हैं उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से वो बाइंड नहीं कर पाता, और क्या कॉज करता है, एनीमिया कॉज करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा रियरली कॉज हेपेटाइटिस एंड सप्रेशन ऑफ अ बोन मैरो। मतलब ये क्या करता है, या तो ये लीवर डैमेज करेगा या ये क्या करेगा, बोन मैरो का सप्रेशन कर देगा। और लास्ट में क्या करता है, ये कर्नी सिट्रस मतलब क्या करता है, ब्रेन डैमेज करता है। मेनली ये बेबी में होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्नी सिट्रस बोलते हैं। इतना समझ आ गया। एडवर्स इफेक्ट एक बार बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हमारा एसिटाइलेटेड, जो हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, एसिटाइलेशन के थ्रू हो रहा था। तो जो भी एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट है बच जाता है जो, वो क्या होता है, पुअरली एब्जॉर्ब होता है हमारे यूरिन के अंदर जाके। अगर वो पुअरली एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या कॉज करता है, वो क्रिस्टल यूरिया कॉज करता है, यानी क्रिस्टल्स इन यूरिन। सेकेंड है हिमेटोयूरिया, ब्लड के अंदर यूरिन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब क्या करता है, ब्लॉक कर देता है यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन को ये क्या करता है, ऑल्टरनेट करता है। फिर आता है हमारा सेकंड है स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। मैंने बताया था एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टाइप का रिएक्शन है ये, जिसके अंदर ये होता है कि अगर हम एपिलेप्सी या एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर हम खाते हैं हाई डोज पे, तो ये क्या करता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉज करता है। थर्ड है कि ये क्या करते हैं, G6PD डेफिशिएंसी। मतलब क्या करता है, ये RBC के शेप को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है। या तो ये लीवर डैमेज करेगा, या बोन मैरो का सप्रेशन करेगा, या कर्नी सिट्रस मतलब ब्रेन डैमेज करता है। मोस्टली ये बेबी में होता है क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ आ गया आपको। अब इसके बाद से हम बात करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शन, मतलब सल्फोनामाइड्स किसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सल्फोनामाइड्स होता है वो पोटेंशियलेटेड इफेक्ट द फिनोटोइन, वो किसको इफेक्ट करता है, फिनोटोइन, मिथॉक्सट्रेट और ओरल एंटीकोगुलेंट या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को। और ये क्या करता है, इनके साथ जब ये इंटरेक्ट करवाते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, इनको इनिबिट कर देता है। अगर मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देगा तो ये प्लाज्मा में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इन ड्रग्स की। ठीक है, प्लाज्मा में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो एट द लास्ट से क्या कॉज करता है, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है।
इतना समझ आएगा। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि सल्फोनामाइड्स को अगर इनमें से किसी भी ड्रग के साथ हम इंटरेक्ट करवा के या कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। अगर मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट हो जाएगा तो हमें पता है कि प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म अगर बंद हो रही है तो एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा ड्रग का तो ब्लड के प्लाज्मा में क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और तो एट द लास्ट क्या करेगा, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। इतना समझ आ गया। फिर आता है हमारे थेरेपेटिक यूज़ कहाँ पे करते हैं। मेनली हम सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है सल्फोनामाइड्स को, मतलब ब्लड में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन कर दें, मतलब अगर हमने सल्फोनामाइड्स का हम कॉम्बिनेशन कर दें किसके साथ, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के साथ, तो हम इसको बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि सल्फाडॉक्सिन या पायरामिथामाइन को अगर हम कॉम्बिनेशन में आर्टिसोनेट डाल दें तो क्या करेगा, ये यूज़ करते हैं हम मलेरिया में, ठीक है, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरा मलेरिया में यूज़ करते हैं। अगर हम सल्फाडाइजिन के पायरीमिथामीन के साथ ट्रीट करवाएं तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मतलब कि जो हमारा कंटामिनेटेड फूड की वजह से जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं हम उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम सल्फामिथासोक्सोल और ट्राइमिथोप्रिम को कॉम्बिनेशन में दे दें तो ये नो कार्डियोसिस, मतलब कि क्या होता है यहाँ पे कि जितने भी हमारे इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारा ये रोक देता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? समझ आ गया हो तो प्लीज़ थम्स अप, लाइक एंड शेयर कर दें। राधे राधे।